हेलो एंड वेलकम। आज की ये सेशन रहने वाली है टेलीकम्युनिकेशन का 25 एमसीक्यूज पर चैप्टर। उसके हिसाब से हम आज करेंगे 100 एमसीक्यूज। कोशिश करेंगे इन एमसीक्यूज में हम पूरा जो सिलेबस है उसको समझें। मैं कोशिश करूंगा मैं अपनी तरफ से सारा एक्सप्लेन करूं। तो होप आपको ये सेशन पसंद आएगा। आप कमेंट में मुझे बताएंगे कि आपको ये सेशन कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन गोज लाइक दिस: व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ मॉड्यूलेशन इन कम्युनिकेशन सिस्टम? मॉड्यूलेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम एक मैसेज सिग्नल या जिसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ठीक है, उसको हम सुपर इम्पोज कराते हैं किस पे? कैरियर पे, ठीक है, कैरियर सिग्नल पे। जो कैरियर सिग्नल होता है वो यूजुअली हाई फ्रीक्वेंसी का होता है, ठीक है, और जो मैसेज सिग्नल होता है वो लो फ्रीक्वेंसी का होता है। इसीलिए मैसेज को सुपर इम्पोज करना पड़ता है हाई फ्रीक्वेंसी पे, ताकि वो क्या मतलब लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल कर पाए। तो अभी मॉड्यूलेशन क्या होता है? यही सुपर इम्पोजिशन होता है जब हम एक इंफॉर्मेशन सिग्नल या मैसेज सिग्नल को सुपर इम्पोज कराएं किस पे? कैरियर वेव पे। आगे बढ़ते हैं। इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन इंडेक्स का हम डेफिनेशन क्या बताते हैं? हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स को एम से और म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। हम बताते हैं ये है ए एम, एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग वेव टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव, या हम बताते हैं इट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग वेव डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल, ठीक है। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कह लो या मॉड्यूलेटिंग या कैरियर वेव कह लो या कैरियर सिग्नल कह लो, एक ही बात है, ठीक है। What is the following? Which one of the following is the characteristic feature of frequency modulation? तो frequency modulation में एक चीज होती है कि एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है, एम्पलीट्यूड में वेरिएशन नहीं आती। जब हम तीन टाइप्स की बात करते हैं ये मॉड्यूलेशन की, हम बात करते हैं फेज मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है, और हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फेज मॉड्यूलेशन में हम फेज को वेरी करते हैं, ठीक है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड को वेरी करते हैं, और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में फ्रीक्वेंसी को वेरी करते हैं। लेकिन जब हम एम्पलीट्यूड को वेरी करते हैं, यहाँ पे एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं होता, लेकिन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या? एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है। इसकी वजह से इसकी नॉइज इम्यूनिटी बढ़ जाती है। आगे बढ़ते हैं। द बैंडविड्थ ऑफ एन एएम सिग्नल इज इक्वल टू, जो बैंडविड्थ होती है एएम सिग्नल की वो कितनी होती है? बैंडविड्थ एएम में हम बोलते हैं टुवाइस द मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। आप याद रखेंगे बैंडविड्थ विल बी twice the FM, where FM is modulating signal frequency. Which component is generating carrier signal? आपने सुना होगा, अगर आपने पढ़ा होगा, it is called oscillator. इसको हम स्पेसिफिकली क्रिस्टल ऑसिलेटर बोलते हैं। जो क्या करता है? it generates carrier। क्या जनरेट करता है? कैरियर। ऑसिलेटर क्या करता है? इट जनरेट्स कैरियर। कैरियर यूजुअली क्या होता है? हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कैरियर होता है हाई फ्रीक्वेंसी। आगे बढ़ते हैं। इन एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड रिसीवर विच स्टेज कन्वर्ट्स मॉड्यूलेटिंग आरएफ रेडियो फ्रीक्वेंसी को इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? तो ये करता है मिक्सर, ठीक है। मिक्सर एक सर्किटरी होती है किसमें? रिसीवर में या ट्रांसमीटर में, ठीक है। वहां पे क्या करते हैं हम, सॉरी, रिसीवर में ये फैसिलिटी होती है, ठीक है, ताकि हम इसको अच्छे से एनालाइज कर पाएँ। तो इनको हम क्या करते हैं? हम इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी रेंज में कन्वर्ट करते हैं, जो कि डिफरेंट होती है। एएम के लिए इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी अलग होती है और एफएम के लिए इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी अलग। अब कितनी होती है? एएम के लिए होती है 455 किलोहर्ट्ज, याद रखेंगे, और एफएम के लिए होती है 10.7 मेगाहर्ट्ज। कंफ्यूजन मत रहना कि दोनों किलोहर्ट्ज है, वो किलोहर्ट्ज है और वो मेगाहर्ट्ज है, ठीक है। कौन काम करता है? मिक्सर। यहाँ पे एक कंसेप्ट रहता है गेज ट्यूनिंग, ठीक है, वो काम कौन करता है? एक सर्किटरी होती है जिसमें कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सॉरी, कंडक्टर्स, कैपेसिटर्स लगे हुए थे, वो ये काम करते हैं। अभी क्वेश्चन आया ऊपर वाले पे, एएम में क्या होता है? इट इज 455 किलोहर्ट्ज, ठीक है। अभी क्वेश्चन आया है न्यूमेरिकल्स का। 50 किलोहर्ट्ज की हमें क्या दी गई है? फ्रीक्वेंसी डिविएशन, और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी ये दी गई है। हमें क्या बताना है? एफएम में मॉड्यूलेशन इंडेक्स। जब हम एफएम में मॉड्यूलेशन इंडेक्स की बात करते हैं, हम बोलते हैं इट इज फ्रीक्वेंसी डिविएशन अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर तो ये आएगा 50, ठीक है, जो दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है 5। 5 10 आर, यानी आंसर विल बी बी ऑप्शन, दैट इज 10। अभी इसका यूनिट क्या होगा? कुछ नहीं, बिकॉज आप हमेशा याद रखेंगे कि जो भी क्वांटिटी, दो सेम क्वांटिटीज की रेशो होती है, उसका यूनिट कुछ नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ प्रोपेगेशन मोस्ट यूजफुल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, ठीक है। जो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन क्या होता है? लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, long distance communication means when you have to travel, the wave has to travel lots of a distance। तो इसके लिए हम कौन सा जो है वो यूज स्काई वेव प्रोपगेशन, ठीक है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो स्पेसिफिकली
ये नाइट टाइम में यूज होता है, ठीक है। जो स्काई वेव प्रोपगेशन है ये स्पेसिफिकली नाइट टाइम में यूज होता है। क्यों? क्योंकि इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, इट इज कॉल्ड आयोनोस्फेरिक प्रोपगेशन, ठीक है। आयोनोस्फेरिक प्रोपगेशन क्या बोलते हैं इसको? आयोनोस्फेरिक प्रोपगेशन। इसकी वजह से ये नाइट में यूज होता है। नाइट में इसका यूज इसलिए है क्योंकि नाइट में ज्यादा एक्टिव होता है आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर क्या होता है? एक लेयर होती है जो किसकी बनी हुई होती है? आयन्स की। आगे बढ़ते हैं। विच फ्रीक्वेंसी रेंज इज यूज्ड इन ग्राउंड वेव प्रोपगेशन, ठीक है। जो ग्राउंड वेव प्रोपगेशन है वो लो फ्रीक्वेंसीज को सपोर्ट करती है अप टू 3 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। अप टू 3 मेगाहर्ट्ज। कौन सी? ग्राउंड वेव प्रोपगेशन क्या करती है? वो अप टू 3 मेगाहर्ट्ज सपोर्ट करती है लो फ्रीक्वेंसी और वेरी लो फ्रीक्वेंसी बैंड्स को। आरएफ क्या होता है? डेफिनेशन, सॉरी, एब्रीवेशन आरएफ इज रेडियो फ्रीक्वेंसी। ऊपर हमने पढ़ा आईएफ इज इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ एएम और एफएम? मैंने ऊपर भी बोला एएम में क्या है, इट हैज मोर नॉइज। क्यों? समझेंगे क्यों। जो नॉइज होता है और वी कैन से जो वॉइस होती है या साउंड होती है, ठीक है, साउंड का जो इन्फो होता है, जो साउंड का इन्फो होता है वो स्टोर रहता है एम्पलीट्यूड में। किस में? एम्पलीट्यूड में स्टोर रहता है क्या? जो साउंड का इन्फो होता है। अभी अगर एम्पलीट्यूड में वेरिएशंस आएंगे, ठीक है, अगर इसमें वेरिएशंस आई दैट मीन्स साउंड इंफॉर्मेशन में वेरिएशन आ जाए, उसकी वजह से क्या होगा? नॉइज क्रिएट होगा। एएम में ज्यादा नॉइज होता है। इन एफएम द फ्रीक्वेंसी डिविएशन इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। जब हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिविएशन, क्या होता है फ्रीक्वेंसी डिविएशन? फ्रीक्वेंसी डिविएशन इज हाउ मच द फ्रीक्वेंसी इज डिविएटेड, ठीक है। इसको हम डेल्टा एफ से डिनोट करते हैं। किससे? डेल्टा एफ से। और ये जो वैसे the frequency deviation in FM is proportional to the modulating signal, ठीक है। किसके proportional में होती है? modulating signal, amplitude of the modulating signal। ये proportional होती है amplitude of the modulating signal, यानी जितना ज्यादा amplitude होगा उतनी ज्यादा frequency deviation होगी। what is the role of demodulator? अभी modulator आ गया और अब आ गया demodulator। demodulator उल्टा काम करता है किसका? modulator का। ये original information को वापस से extract करता है। Which of the following is a common application of amplitude modulation? जो amplitude modulation उसको हम ज्यादातर शॉर्ट वेव ब्रॉडकास्टिंग में यूज करते हैं। इसको हम बोलते हैं एसडब्ल्यू ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। रेडियोज में स्टेशन भी आता था एसडब्ल्यू, जिसको हम शॉर्ट वेव बोलते थे, ठीक है। व्हिच टाइप ऑफ प्रोपगेशन यूटिलाइजेस एफएम रेडियो? जो एफएम रेडियो है उसमें कौन से टाइप ऑफ प्रोपगेशन यूज होती है? एफएम रेडियो यूजुअली क्या यूज करता है? स्पेस वेव प्रोपगेशन। और एक नाम है इसका एलओएस प्रोपगेशन। इसको हम बोलते हैं क्या? लाइन ऑफ साइट, ठीक है। इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन। कैसे होता है ये? तभी पॉसिबल होता है जब ट्रांसमिटिंग एंटीना और रिसीविंग एंटीना दोनों, ठीक है, अगर ये ट्रांसमिटिंग एंटीना है और ये रिसीविंग एंटीना है, एक दूसरे के लाइन ऑफ साइट में होंगे तभी ये पॉसिबल होगा, अदरवाइज ये कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होता। द बैंडविड्थ ऑफ एन एफएम सिग्नल इंक्रीजेस विद, जो बैंडविड्थ होती है एफएम सिग्नल की वो कैसे बढ़ती है? ऑब्वियसली वो तभी बढ़ेगी जब मॉड्यूलेशन इंडेक्स बढ़ेगा, क्योंकि मॉड्यूलेशन इंडेक्स भी तब बढ़ेगा जब फ्रीक्वेंसी डिविएशन बढ़ेगी। जब हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में बैंडविड्थ किसका क्या होती है? इट इज टुवाइस डेल्टा एफ प्लस एफ एम। याद रखेंगे इसका नाम है कार्सन्स रूल। क्या है? कार्सन्स रूल बोलते हैं इसको। ट्वाइस डेल्टा एफ प्लस एफ एम, ये क्या होती है? बैंडविड्थ इन एफ एम। तो ये किसके प्रोपोर्शनल होती है? मॉड्यूलेशन इंडेक्स के प्रोपोर्शनल। विच पार्ट ऑफ एएम रिसीवर परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ एम्पलीफिकेशन ऑफ वीक रेडियो फ्रीक्वेंसीज? तो ये काम करता है आरएफ एम्पलीफायर। ये क्यों होता है? क्योंकि जब वीक सिग्नल्स आती हैं तो उनको एम्पलीफाई करना होता है ताकि उनको अच्छे से डिमॉड्यूलेट करे या वहीं से उनको अच्छे से फॉर एग्जांपल यूटिलाइज हो जाए किस में? रिसीवर में। मकसद क्या होता है किसका? ये एम्पलीफिकेशन का, ताकि जो एम्पलीट्यूड है वो थोड़ा सा बढ़ जाए ताकि इनको अच्छे से इंटरप्रेट किया जाए। आगे बढ़ते हैं। व्हाट्स द रोल ऑफ ए लिमिटर? लिमिटर जो होता है वो एम्पलीट्यूड वेरिएशंस को सब्टल बनाता है, यानी इससे वो क्या काम करता है? नॉइज को रिड्यूस करता है एफएम रिसीवर्स में। तो एफएम जो यूजुअली जो एफएम रेंज होता है, टिपिकल रेंज इट इज 88 मेगाहर्ट्ज टू 108, याद रखने वाली बात है। और अभी आता है ऑडियो रेंज हमारे ईयर्स का, ये होता है 20 हर्ट्ज टू 20 किलोहर्ट्ज। इसको हम बोलते हैं बैंड विड्थ ऑफ ह्यूमन ईयर्स। क्या? बैंड विड्थ ऑफ ह्यूमन ईयर्स। हम इतना ही सुन सकते हैं, बिलो 20 हर्ट्ज हम नहीं सुन सकते, अबो 20,000 हर्ट्ज हम नहीं सुन सकते। फॉर एग्जाम्पल विच इन द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ सुपर हिटेरोडाइन रिसीवर? हमारे सेल्स में है सुपर हिटेरोडाइन रिसीवर, जो जिसमें ट्यूनर होता है। वो काम क्या करता है? जो मिक्सर के साथ मिल के वो सर्किटरी काम क्या करती है? रेडियो फ्रीक्वेंसीज को इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसीज में कन्वर्ट करता है। रेडियो फ्रीक्वेंसीज को इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी में, ऊपर भी बोला 2 है, एएम के लिए क्या है याद रखेंगे, दोबारा मैं बोलूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 455 किलोहर्ट्ज। और जो बोलेंगे हम एफएम के लिए क्या है? 10.7 मेगाहर्ट्ज, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द टिपिकल बैंडविड्थ रिक्वायर्ड फॉर एन एफएम सिग्नल विद मॉड्यूलेशन इंडेक्स? अभी हमें क्या दिया गया है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स दिया गया है 5, और हमें क्या दिया गया है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल क्या दिया गया है, एफएम, ठीक है, एफएम दिया गया है 10। अभी हमें क्या निकालना है, बैंडविड्थ निकालनी। अगर हम बैंडविड्थ की बात करेंगे तो ये कार्सन्स रूल के थ्रू क्या आएगा, ट्वाइस डेल्टा एफ प्लस एफएम, ठीक है। एफएम तो दिया हुआ है लेकिन डेल्टा एफ नहीं दिया गया, वो किससे हम निकालेंगे, मॉड्यूलेशन इंडेक्स से। हम लिखेंगे हेयर। हमें पता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स 5 है, लेकिन मॉड्यूलेशन इंडेक्स इनडायरेक्टली मतलब किसके बराबर है, डेल्टा एफ अपॉन एफएम, ठीक है। तो एफएम हमें दिया गया है, डेल्टा एफ निकलेगा, ठीक है। अगर यहाँ से हम डेल्टा एफ निकालेंगे, एफएम कितना है 10, 10 5 आर 50, ठीक है। तो 50 आएगा क्या, डेल्टा एफ हम यहाँ पर पुट करेंगे 250, और ये है 10, वो आएगा 120। तो क्या आएगा इसका 120 किलोहर्ट्ज क्या बैंडविड्थ। स्काई वेव प्रोपगेशन इज कॉमनली यूज्ड फॉर, ठीक है, ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज होता है, पर्टिकुलरली इंटरनेशनल शॉर्ट वेव ब्रॉडकास्टिंग, और नाइट टाइम में ये ज़्यादा यूज होता है। ऊपर मैंने ये बोला क्यों, क्योंकि उस टाइम पे आयनोस्फीयर ज़्यादा एक्टिव होता है। विच टाइप ऑफ वेव प्रोपगेशन इज अफेक्टेड मोस्ट बाय एटमॉस्फेरिक कंडीशंस? इट इज स्पेस वेव प्रोपगेशन, क्योंकि ये लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन है, टेरेन्स की वजह से, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की वजह से डिफ्रैक्शन वगैरह इसमें होते रहता है, इसको हम लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन बोलते हैं। ये था पहला चैप्टर। शुरू करते हैं दूसरा चैप्टर जो कि है टेलीविजन ट्रांसमिशन। ट्रांसमीटर्स क्या काम करते हैं, ऑडियो और वीडियो सिग्नल को ट्रांसमिट कराना, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, क्या काम करेंगे, ऑडियो और वीडियो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करेंगे। विच टाइप ऑफ एंटेना इज मोस्ट कॉमनली यूज इन टेलीविजन? तो डाइपोल एंटेना यूज करते हैं हम, क्यों, बिकॉज ऑफ इट इज सिंपलिसिटी, ठीक है। ये क्या है, इट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ एंटीना। ट्रांसमिशन लाइन फीडर्स जो हमारे सिलेबस में है, उनका फंक्शन क्या है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स को कैच करते हैं बिटवीन ट्रांसमीटर एंड एंटीना, ये इनसे थोड़ा सा लॉस जो है वो बच जाता है, यानी जो सिग्नल्स आते हैं बिटवीन ट्रांसमीटर और उनको कहाँ तक पहुंचाना है, एंटीना तक। कोएक्सियल केबल्स क्या होती हैं, ये केबल्स होते हैं जिनमें बहुत ही कम लॉस होता है, ठीक है, और उनमें एक और प्रॉपर्टी होती है कि इनमें नॉइज इम्यूनिटी बहुत ही अच्छी होती है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से भी बचाते हैं, ठीक है। बहुत सारे टाइप्स होते हैं कोएक्सियल केबल्स के, RG6, RG58, ठीक है, और इनकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस भी होती है, 50 ओम्स, ठीक है। 50 ओम्स किसके लिए, रेडियो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस के लिए, और 75 ओम्स किसके लिए, और वीडियो के लिए, ठीक है, वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए। याद रखेंगे RG6, RG58 इनके टाइप्स है। 4 लेयर्स इनमें होते हैं, लाइक कोटिंग होती है, इनर कंडक्टर होता है, आउटर जैकेट होता है, ठीक है, आउटर कंडक्टर होता है, और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है। द फिनोमेनन ऑफ पर्सिस्टेंस ऑफ विजन क्या होता है, पर्सिस्टेंस ऑफ विजन होता है जब हम हमारे सामने कोई ऑब्जेक्ट है, फिर हम उसको हमारी आई से उठाएंगे, तो कब तक उसका इंप्रेशन हमारे जो रेटिना पे रहेगा, वो इज दैट इज 1/16 ऑफ ए सेकंड, ठीक है, 1/16 ऑफ ए सेकंड। तो इससे हमें क्या होता है, इससे हमें मोशन पता चलता है। अगर पर्सिस्टेंस ऑफ विजन नहीं होता तो हमें मोशन का पता नहीं चलता। व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन इंटरलेस्ड एंड प्रोग्रेसिव स्कैनिंग? प्रोग्रेसिव स्कैनिंग होता है, ये एक एडवांस टाइप ऑफ स्कैनिंग है, आज के दौर में यूज होता है, ठीक है। ये ईच लाइन को सीक्वेंस में करता है, लेकिन इंटरलेस्ड साइन जो इंटरलेस्ड स्कैनिंग है वो साइकिल्स में करता है, ठीक है। इट ऑपरेट्स इन साइकिल्स, ऑड एंड इवन साइकिल्स, ठीक है, ऑड एंड इवन साइकिल्स। ये लाइंस को पिक करके पहले ऑड लाइंस को ये करता है स्कैन, फिर इवन लाइंस को। कंपोजिट वीडियो सिग्नल क्या है, मतलब कंपोजिट वीडियो सिग्नल जो होता है उसमें क्या होता है, एक तो होता है ऑडियो, दूसरा होता है वीडियो, और होता है सिंक्रोनाइजेशन पल्स, ठीक है। वीडियो में क्रोमनिसेंस, ल्यूमिनिसेंस यानी ब्राइटनेस इंफॉर्मेशन, कलर इंफॉर्मेशन सब इसमें होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, जो कंपोजिट वीडियो सिग्नल ये काम करता है अलाइनमेंट में मदद करता है, ताकि पिक्चर अच्छे से अलाइन हो जाए। जो नेगेटिव पिक्चर पल्स है वो क्या काम करती है, नेगेटिव पिक्चर पल्स रिप्रेजेंट करती है डार्क एरियाज को, ये मदद करती है सिंक करने में, ठीक है। सिंक्रोनाइजेशन में नेगेटिव पिक्चर पल्स का बहुत बड़ा रोल है। इसके साथ साथ आता है ब्लैंकिंग इंटरवल, ठीक है, इसके साथ साथ आता है ब्लैंकिंग इंटरवल। क्या होता है ब्लैंकिंग इंटरवल, जो ब्लैंकिंग इंटरवल होता है, जब हम देखते हैं इन कैथोड रे ट्यूब्स, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम जो होती है वो फॉस्फोर कोटिंग को इल्यूमिनेट करती है, उससे इमेज जनरेशन होती है। लेकिन जब वो यहाँ से जाएगा यहाँ तक, फिर उसको वापस यहाँ पे आना है ना, अगर वो ऑन होके ही यहाँ तक आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे जिटर्स बनेंगे, आर्टिफैक्ट्स बनेंगे, उसको ऑफ कराता है कौन, ब्लैंकिंग इंटरवल, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैंकिंग इंटरवल। याद रखने वाली बात, थोड़ा सा डीप पॉइंट है लेकिन याद रखने वाली बात। टिपिकल बैंडविड्थ 6 मेगाहर्ट्ज होती है, ठीक है। टोटल बैंडविड्थ भी होती है 6 मेगा, अगर यहाँ पे बात करें तो 4.5 ही होती है, लेकिन ओवरऑल जो हम बोलते हैं स्टैंडर्ड टेलीविजन सिस्टम की, इट इज 6 मेगाहर्ट्ज। सिंगल साइड बैंड ट्रांसमिशन इज एडवांटेजेस बिकॉज, इसमें क्या होता है, इसको हम बोलते हैं SSB, याद रखेंगे SC,
सिंगल साइड बैंड सप्रेसर कैरियर। क्या होता है सिंगल साइड बैंड सप्रेसर कैरियर? इसमें हम एक ही साइड बैंड को पास करने देते हैं और कैरियर को सप्रेस करते हैं और एक साइड बैंड को सप्रेस करते हैं। इससे क्या होता है, पावर और बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट बहुत ही कम हो जाती है। जो वेरी हाई फ्रीक्वेंसीज है, ठीक है, उनका रेंज क्या रहता है? उनका रेंज रहता है 30 मेगाहर्ट्ज टू 300 मेगाहर्ट्ज, और 300 से इनको हम बोलते हैं अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, यूएचएफ्स। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसीज का रहता है 300 मेगाहर्ट्ज से 3 गीगाहर्ट्ज तक, ऊपर मैंने बोला। इन टेलीविजन दैट पिक्चर इज ट्रांसमिटेड यूजिंग विच टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन? जो हम पिक्चर ट्रांसमिट करते हैं वो हम एएम से करते हैं। क्यों हम ऑडियो एएम से नहीं करते? क्यों? क्योंकि इसकी नॉइज इम्यूनिटी कम होती है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को हम किसके लिए यूज करते हैं? ऑडियो को ट्रांसफर करने के लिए, बिकॉज ऑफ इट इज बेटर नॉइज इम्यूनिटी, हमेशा याद रखेंगे। विच टाइप ऑफ एंटेना इज टिपिकली यूज्ड फॉर अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी टेलीविजन सिग्नल्स? ठीक है, जो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स होते हैं उनको हम प्रोसेस करते हैं बाय द यागी उडा एंटेना, वन ऑफ द टाइप्स ऑफ द एंटेना। द स्कैनिंग प्रोसेस इन पिक्चर ट्यूब इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर, ठीक है, जो स्कैनिंग होती है उससे क्या होता है? उससे हमें विजुअल रिप्रेजेंटेशन मिलते हैं। स्कैनिंग से ही हम पिक्चर ट्यूब पे पिक्चर प्रोजेक्ट करते हैं, तो उसकी वजह से हम पिक्चर को परसीव कर पाते हैं। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ इंटरलेस स्कैनिंग और प्रोग्रेसिव स्कैनिंग? ठीक है, अगर हम बोलेंगे यहाँ पे इट इज रिड्यूस्ड फ्लिकर, वाई? मगर अगर हम फास्ट मोशन ऑब्जेक्ट्स की बात करें तब ये एडवांटेज इसका नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि फास्ट मोशन ऑब्जेक्ट्स में इंटरलेस स्कैनिंग बहुत ही गंदा परफॉर्म करता है। यहाँ पे ये फ्लिकर रिड्यूस करता है लेकिन फ्रेम रेट को सेम रखता है, ये इसका एडवांटेज है। और बैंडविड्थ को भी कम कंज्यूम करता है, ठीक है, लेस बैंडविड्थ कंजप्शन, ये भी इसका एडवांटेज है। व्हाट इज द रोल ऑफ फीडर्स? ट्रांसमिशन लाइन फीडर्स, उनका जो रोल क्या होता है? वो सिग्नल लॉसेस को मिनिमाइज करते हैं। जब वो रिसीवर ट्रांसमीटर और एंटीना को कनेक्ट करते हैं उनकी वजह से सिग्नल लॉस बहुत कम हो जाते हैं। इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है अबाउट द कंपोजिट वीडियो सिग्नल? ऊपर मैंने बोला क्या कि इसमें होता है, एक तो पिक्चर इन्फॉर्मेशन होता है, ब्लैंकिंग पल्स होता है, सिंक्रोनाइजेशन पल्स होता है। पिक्चर इन्फॉर्मेशन में भी अगर हम बात करेंगे, पिक्चर में क्या क्या होता है? ठीक है, पिक्चर में होता है क्रोमनिसेंस एंड ल्यूमिनेसेंस, ठीक है। ल्यूमिनेसेंस क्या होता है? ब्राइटनेस, और क्रोमनिसेंस क्या होता है? कलर इनफो, ठीक है, कलर इनफो और ब्राइटनेस इनफो। व्हाई इज सिंगल साइड बैंड प्रेफर्ड? इसको प्रेफर इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें बैंडविड्थ भी कम लगती है और ये पावर भी बहुत ही कम कंज्यूम करता है। द चैनल बैंडविड्थ फॉर ब्रॉडकास्टिंग ऑफ यूएचएफ इट इज 6 मेगाहर्ट्ज। कितना है? 6। द एस्पेक्ट रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड आपने सुना होगा, इट इज 16:9 रेशियो, जो हम वीडियो एडिटिंग में यूज करते हैं, वीडियोज में, मोबाइल में देखते हैं, इसका रेशियो है 16:9, ठीक है। वेरी हाई फ्रीक्वेंसीज का क्या एडवांटेज है? इनका एडवांटेज है कि ये ज़्यादा दूर तक ट्रैवल कर सकती है, इसीलिए इनको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए, कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। कोएक्सियल केबल्स आर प्रेफर्ड इन टीवी ट्रांसमीटर्स ड्यू टू, ठीक है, कोएक्सियल केबल्स में सबसे बड़ी खासियत है, एक तो ये बहुत ही ड्यूरेबल होते हैं और इनमें लॉसेस बहुत कम होते हैं। यहाँ पे मैं एक पिक्चर बनाऊंगा को कैसे होते हैं कोएक्सियल केबल। इनमें एक कोर होता है जो कि एक कंडक्टर होता है, उसके बाद एक और जो होता है इसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो इंसुलेशन का काम करता है। फिर से एक आउटर कंडक्टर होता है, ठीक है। आउटर कंडक्टर के बाहर जो होता है उसको हम बोलते हैं जैकेट, ये एक इंसुलेटर होता है, ठीक है। क्या होता है? इंसुलेटर। ये इसका स्ट्रक्चर है। इनके टाइप्स मैंने बोले RG6 एंड RG58। नेगेटिव पिक्चर पल्स क्या करता है? ठीक है, जो नेगेटिव पिक्चर पल्स है उससे नॉइज इंटरफेरेंस नहीं आती। जैसे मैंने बोला जो ब्लैंकिंग इंटरवल है वो पिक्चर ट्यूब को जो इलेक्ट्रॉन गन है उसको ऑफ करता है यहाँ पे आने तक। अगर वो यहाँ पे आता तो ऐसे जिटर्स बनते हैं, उनको हम बोलते हैं आर्टिफैक्ट्स। क्या बोलते हैं? आर्टिफैक्ट्स। तो वो बनने से बचाता है, यानी नॉइज उसमें कम आता है। अभी आता है हमारा चैप्टर 3 जो क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रेडियो वेव। जो रेडियो वेव्स होते हैं, ठीक है, वो होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो डिफरेंट मीडियाज के थ्रू ट्रैवल करते हैं। कौन ट्रैवल करते हैं डिफरेंट मीडियाज के थ्रू? हम बोलते हैं रेडियो वेव्स। इनको हम बोलते हैं RW रेडियो वेव्स, या हम बोलते हैं RF रेडियो फ्रीक्वेंसी। अगर कभी एब्रिविएशन आ जाए तो क्या बोलेंगे? RF रेडियो फ्रीक्वेंसी। विच टाइप ऑफ रेडियो वेव प्रोपगेशन इज यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन ड्यूरिंग नाइट टाइम? ऊपर भी मैंने बोला इट इज स्काई वेव प्रोपगेशन। इसको हम और एक नाम देते हैं आयोनोस्फेरिक प्रोपगेशन, ठीक है, आयोनोस्फेरिक प्रोपगेशन, ठीक है। क्यों बोलते हैं इसको आयोनोस्फेरिक प्रोपगेशन? क्योंकि ये इससे जो रेज होती हैं, हमारी वेव्स होती हैं, वो किससे रिफ्लेक्ट होके आती है? वो रिफ्लेक्ट होके आती है आयोनोस्फेयर से। किससे? आयोनोस्फेयर से। ग्राउंड वेव प्रोपगेशन जो होता है ये
अलॉन्ग द कर्वेचर ऑफ ग्राउंड चलते हैं, ठीक है। और स्पेस वेव प्रोपगेशन को मैंने बोला इट इज़ लाइन ऑफ साइट। फेडिंग इन रेडियो कम्युनिकेशन इज काज्ड बाय, जो फेडिंग होता है यानी सिग्नल का थोड़ा सा लॉस हो जाना, वो किसकी वजह से होता है? इट इज़ ड्यू टू द वेरिएशन एटमॉस्फेयर एंड सिग्नल स्ट्रेंथ। और सिग्नल स्ट्रेंथ कम होती है। फेडिंग के भी डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। उतना टाइम नहीं है मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूँ। मैं बताऊंगा इट इज़ मल्टीपाथ फेडिंग, इट इज़ डॉपलर फेडिंग, इट इज़ स्लो फेडिंग, इट इज़ फास्ट फेडिंग, ठीक है। और डॉपलर फेडिंग, ये सारे टाइप्स है किसके? फेडिंग के। और है मल्टीपाथ फेडिंग। द प्राइमरी नीड फॉर मॉड्यूलेशन क्या होता है? ट्रांसमिशन बैंडविड्थ में जो सिग्नल है उसको ट्रांसमिशन बैंडविड्थ में फिट कराना। व्हाट इज द मॉड्यूलेशन टेक्निक? ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन बाय वेरिंग द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हम किस में वेरी करते हैं? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में। SSB is more efficient. Why? Because it reduces the power consumption and it also uses less bandwidth, which is a component essential in both AM एंड FM ट्रांसमीटर। जो AM ट्रांसमीटर और FM ट्रांसमीटर है, इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो हम बोलते हैं एसेंशियल कंपोनेंट है, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं किसमें? AM और FM ट्रांसमीटर्स में। मॉड्यूलेटर जो होता है वो बहुत ही काम मतलब आता है इसमें। वाई? बिकॉज मॉड्यूलेशन, प्राइमरी पर्पस क्या होता है ट्रांसमीटर का? मॉड्यूलेशन, ठीक है। मॉड्यूलेटेड वेव को ट्रांसमिट कराना। अगर मॉड्यूलेशन ही नहीं होगा तो क्या होगा? कुछ नहीं। इसीलिए मॉड्यूलेटर बहुत ही इफेक्टिव मतलब कंपोनेंट है किसका? ट्रांसमीटर्स का। इन एफएम जनरेशन फ्रीक्वेंसी डिविएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो एफएम डिविएशन है उसमें फ्रीक्वेंसी डिविएशन जो है वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के एम्पलीट्यूड से, यानी डेल्टा एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऊपर भी मैंने बोला इट इज मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी एफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन AM एंड FM। तो सबसे बड़ी जो डिफरेंस है, एक तो AM नॉइज रेजिस्टेंट नहीं है, FM नॉइज रेजिस्टेंट है, ठीक है। और एक डिफरेंस है जो कि ऑब्वियस है, इट इज AM वेरीज एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी क्या वेरी करती है? फ्रीक्वेंसी मॉडल। कन्वर्टिंग एनालॉग सिग्नल्स टू डिजिटल फॉर्मेट, ये हमें ज़रूरत है डिजिटल कम्युनिकेशन में। कभी एनालॉग सिग्नल आ जाए तो उनको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना हम क्या करते हैं? ADCs वी यूज ADCs। कभी एब्रिवेशन आ जाए, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स। इन पल्स एम्पलीट्यूड मॉडल, ये एक डिजिटल मॉड्यूलेशन का टाइप है। पल्स एम्पलीट्यूड, वी वेरी द एम्पलीट्यूड ऑफ डिजिटल पल्सेस। क्या? वी वेरी द एम्पलीट्यूड ऑफ द डिजिटल पल्सेस। जो डिजिटल पल्सेस होती है यानी जीरोज वन, उसमें इंफॉर्मेशन जो डिजिटली ट्रांसमिट होती है, ठीक है। कैसे ट्रांसमिट होती है? डिजिटली ट्रांसमिट होती है। अभी वो एम्पलीट्यूड जब हम वेरी कराते हैं तो वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के प्रोपोर्शनल होगा। जितना मॉड्यूलेटिंग सिग्नल उतना ज्यादा वेरिएशन इन द एम्पलीट्यूड। द फॉलोइंग इज एसेंशियल फीचर ऑफ GSM। इनमें से एसेंशियल फीचर GSM का कौन है? GSM स्टैंड्स फॉर ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। इनमें जो एसेंशियल कंपोनेंट है इट इज TDMA, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ठीक है। इससे हम क्या करते हैं? डिफरेंट टाइम्स को अलॉट करते हैं। एक ही चैनल यूज करने के लिए डिफरेंट टाइम्स को अलॉट करते हैं। ये सिंक्रोनाइज्ड भी होता है, एसिंक्रोनाइज्ड भी होता है, ठीक है। बहुत सारे टाइप्स है इसके, सिंक्रोनाइजर, एसिंक्रोनाइज, स्टैटिस्टिकल टाइम डिवीजन, मल्टीप्लेक्सिंग। कभी अगर इसके बाद कोई लेक्चर हुआ तो पढ़ेंगे। हैंड ऑफ, क्या होता है हैंड ऑफ? मैंने पहले भी बोला है कि हैंड ऑफ जो होता है, हैंड ऑफ इज जब हमारे पास एक सेल साइट होता है C1 और यहाँ पे सेल साइट C2 और यहाँ तक C2 का रेंज है और यहाँ तक C1 का रेंज है। अभी एक जो यूज़र है वो यहाँ से यहाँ चल रहा है। जब वो यहाँ पे पहुँचेगा तो अभी उसको सिग्नल किसकी मिलेगी? सेल 2 की मिलेगी, लेकिन उसको ऐसे मिलनी चाहिए कि कॉल डिस्कनेक्ट ना हो। तो इसीलिए हम यूज करते हैं हैंड ऑफ का कंसेप्ट। ये कॉल को मेंटेन करता है विदाउट व्हेन द यूजर मूव्स बिटवीन वन सेल साइट एंड अनदर। विच पार्ट ऑफ सेल फोन मैनेजेस फ्रीक्वेंसी रीयूज? इनमें से कौन सा पार्ट फ्रीक्वेंसी रीयूज को मैनेज करने में मदद करता है? वो है बेस स्टेशन, ठीक है। ये एक पार्ट है किसका? सेल जो हमारा सेल फोन मैनेजमेंट है उसका पार्ट है, ठीक है। कौन सा? बेस स्टेशन। वही मैनेज करता है कि फ्रीक्वेंसी को हम रीयूज करें। क्यों फ्रीक्वेंसी को रीयूज करें? इसके साथ साथ क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है? फ्रीक्वेंसी रीयूज की वजह से इससे होता है कि हम सिस्टम की कैपेबिलिटी है उसको बढ़ा सकते हैं। द मेन एडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन क्या है ओवर द ट्रेडिशनल, ठीक है। जो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन है वो हायर बैंडविड्थ पे ऑपरेट करता है और इम्यूनिटी टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस ना के बराबर आती है, ठीक है। किसमें? ऑप्टिकल फाइबर। और इसमें जो डाटा है दैट ट्रैवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट, बहुत ही तेज। इन ए UPS द इन्वर्टर परफॉर्मेंस द फंक्शन ऑफ, जो
इन्वर्टर होता है वो क्या करता है, वो डीसी को कन्वर्ट करता है एसी में, क्योंकि डीसी जो है वो हम जनरल सर्किट्स में, घर वाले सर्किट्स में यूज़ नहीं करते, हम यूज़ करते हैं एसी, जो कि अपना वो है फेज बदलता रहता है। तो ये किस फ्रीक्वेंसी पे आता है, याद रखेंगे 50 और 60 हर्ट्ज पे आता है, ठीक है, पर्टिकुलरली 50 हर्ट्ज इन इंडिया। मेन पर्पज ऑफ स्टेबलाइजर्स, ठीक है, स्टेबलाइजर एक स्टेबल वोल्टेज को मेंटेन करता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि वोल्टेज फ्लैक्चुएशन नहीं आते, इसकी वजह से जो डिवाइसेस होते हैं वो फॉल्ट का शिकार नहीं होते। इन ई गवर्नेंस डीबीएमएस रेफर्स टू, ठीक है, डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। इसमें हम क्या रखते हैं, हम डाटा को ऑर्गेनाइज रखते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइज डाटा किसमें, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। आगे बढ़ते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये मालवेयर को रिमूव करता है और प्रिवेंट करता है उसको किससे, एंटरिंग द सिस्टम। व्हाट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ई गवर्नेंस, ठीक है। जो ई गवर्नेंस होता है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जो ई गवर्नेंस है उसकी वजह से इजी एंड ट्रांसपेरेंट एक्सेस टू गवर्नमेंट सर्विसेज होंगी। ई गवर्नेंस मतलब ही इलेक्ट्रिकल गवर्नेंस, यानी गवर्नेंस हम करेंगे यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मीडिया। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी रियूज, ठीक है, फ्रीक्वेंसी रियूज क्या होता है, जो हम बोलते हैं concept of frequency use, it means using the same frequency, ठीक है, using the same frequency बैंड इन डिफरेंट सेल्स, ठीक है, डिफरेंट सेल्स में सेम फ्रीक्वेंसी बैंड को यूज करना, वो कहलाता है फ्रीक्वेंसी रीयूज। इन पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, द विड्थ ऑफ पल्स क्या होता है, जो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन होता है उसमें वो एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। एक डायरेक्शनल एंटीना जो होता है वो किसके काम आता है, ठीक है, वो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के काम आता है। इसमें हम यूज करते हैं पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एंटीना, ठीक है, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एंटीना, ठीक है, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एंटीना को यूज करते हैं। विच टेक्नोलॉजी इज कंसिडर्ड मोर सिक्योर, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन और सीडीएमए। जो सीडीएमए है इसकी स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी जो है इसकी वजह से ये ज़्यादा सिक्योर है। द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग, मल्टीप्लेक्सिंग से हम क्या करते हैं, मल्टीपल सिग्नल्स को एक ही चैनल के थ्रू पास कराते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा बैंडविड्थ है उसका एफिशिएंट यूज हो जाता है। ये था हमारा चैप्टर 3। अभी आगे बढ़ते हैं चैप्टर 4 जो कि है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक करंट, जो करंट है उसका यूनिट क्या है, एम्पियर। एम्पियर को हम ए से डिनोट करते हैं। ओहम रेजिस्टेंस का यूनिट है कूलम चार्ज का, और वोल्ट किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का। हीटिंग इफेक्ट कहाँ पे यूज होता है, ठीक है, जो हीटिंग इफेक्ट होता है वो यूज होता है फ्यूजेस में। फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस होता है, क्या होता है, फ्यूज इज ए सेफ्टी डिवाइस। सेफ्टी डिवाइस माने ये जब करंट की कुछ स्पेसिफिक वैल्यू इसमें होती है, जब उससे एक्सीड हो जाता है तो ये कट जाता है, उसकी वजह से सर्किट ब्रेक हो जाता है, बाकी जो अप्लायंस है वो बच जाते हैं। विच मटेरियल्स कंसिडर एज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से जो है कॉपर एक गुड कंडक्टर है, बाकी सभी इंसुलेटर्स है। फ्लक्स जो होता है, जो फ्लक्स होता है वो हम यूज करते हैं ऑक्साइड लेयर्स को रिमूव करने। फ्लक्स के लिए भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, रोजन बेस्ड फ्लक्स वगैरह, ठीक है, वाटर सॉल्युबल फ्लक्स, बहुत सारे टाइप्स हैं इसके भी। एसी सर्किट डिफर फ्रॉम डीसी सर्किट इन व्हाट वे, ठीक है, एसी में जो है उसकी डायरेक्शन चेंज होती है पीरियडिकली, इसीलिए इसको नाम पड़ा है अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट में ऐसा नहीं होता। जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या है, टेस्ला। द मैग्नेटिक फ्लक्स इज टेस्ला डिनोटेड बाई टी, और गॉस जो है वो इसी की सीडीएस यूनिट है। विचला स्टेट्स दैट चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये होता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रिटेन इट्स मैग्नेटिज्म, एक मटेरियल उसकी अगर हम प्रॉपर्टी देखेंगे कि वो अपने मैग्नेटिज्म को रिटेन करता है, इसको हम बोलते हैं रिटेंटिविटी। क्या बोलते हैं, रिटेंटिविटी। विच इन द फॉलोइंग इज नॉट ए वायरिंग एक्सेसरी, इनमें से वायरिंग एक्सेसरी कौन नहीं है, ठीक है। दो वायरिंग एक्सेसरी मेगर नहीं है, इसको हम मैग ओहम मीटर बोलते हैं, ठीक है। अर्थ रेजिस्टेंस के नाम काम आता है, अर्थ रेजिस्टेंस मेजर करने के नाम। स्विच भी होता है, फ्यूज भी होता है, रिले एक दूसरे को कनेक्ट करने में काम आता है। फ्यूज सेफ्टी डिवाइस होता है, और स्विच जो होता है वो सर्किट को ब्रेक और वापस से रिस्टोर करने में काम आता है। अर्थ लीकेज, सर्किट ब्रेकर्स का काम होता क्या है कि वो नाम से ही पता चलता है कि ये अर्थ लीकेज फॉल्ट्स को डिटेक्ट करते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर इज, जो डीसी जनरेटर होता है इसका प्रिंसिपल होता है फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ईएमएफ इक्वेशन, ये भी हमारे सिलेबस में मेंशन किया गया है। व्हाट इज द ईएमएफ इक्वेशन ऑफ व्हाट वी कैन से डीसी जनरेटर। तो अगर हम पर्टिकुलरली बात करेंगे ईएमएफ इक्वेशन की, वो होती है ईएमएफ इक्वेशन P5
E इज इक्वल टू P5 NZ अपॉन 60A, ठीक है, अपॉन 60A। P जो होता है ये होता है नंबर ऑफ पोल्स, फाई इज द फ्लक्स, N इज द स्पीड, ठीक है, और Z जो होता है Z इज द नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स, और A होता है नंबर ऑफ आर्मेचर्स, ठीक है, नंबर ऑफ आर्मेचर्स, ठीक है। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। वोल्टेज बिल्डअप इन डीसी जनरेटर डिपेंड्स ऑन, जो वोल्टेज बिल्डअप है किसमें, डीसी जनरेटर, यानी जब डीसी जनरेटर में वोल्टेज जनरेट होती है, ठीक है, तो वो किस पे डिपेंड करता है, जो जितना मैग्नेटिज्म होगा, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, उतना ज्यादा वोल्टेज बिल्डअप होगा। स्लिप इन थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज डिफाइंड एज, ठीक है, स्लिप जो होता है वो होता है डिफरेंस बिटवीन रोटर स्पीड एंड सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन रोटर स्पीड एंड सिंक्रोनस स्पीड किस में दिखाया जाता है, ये परसेंटेज में दिखाया जाता है। अभी अगर आप ऊपर वाली फार्मूला इस पे अप्लाई करोगे क्वेश्चन नंबर 15 पे, it will come to 3.3%, यानी NS माइनस NR डिवाइडेड बाई NS। तो इसको फार्मूला को लगा के हम स्लिप निकाल सकते हैं, ठीक है, इंटू 100 फॉर द परसेंटेज, इट विल कम टू 3.33%। आगे बढ़ते हैं। कॉपर लॉसेज इन ए मोटर आर प्राइमरी कॉज्ड बाय, जो कॉपर लॉसेज होते हैं जो मोटर में बहुत सारे लॉसेज, ईडी करंट लॉसेज, कॉपर लॉसेज, ठीक है, वो किसकी वजह से, वो रेजिस्टेंस की वजह से हो जाते हैं, ठीक है, इनकी वजह से एफिशिएंसी क्या है मोटर की कम हो जाती है। व्हाट इज द विजन ऑफ फॉलोइंग इज अर्थ टेस्टर या मेगर अर्थ रेजिस्टेंस को मेजर करना, ठीक है। MCCB मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर्स जो होते हैं वो किसके काम आते हैं, हाई करंट एप्लीकेशंस में इनका काम होता है कि इनका मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर्स। द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सर्किट जो मैंने बोला, इट इज प्राइमरली 50 हर्ट्ज इन इंडिया। विच पार्ट ऑफ डीसी जनरेटर कलेक्ट्स द करंट फ्रॉम आर्मेचर, जब आर्मेचर जो होता है उनसे जो करंट है वो कौन लेता है, वो लेते हैं कम्यूटेटर रिंग्स, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस आता है डीसी और AC जनरेटर में। कम्यूटेटर रिंग्स में स्प्लिट लगे होते हैं ताकि इन AC जनरेटर, ताकि वहां पे डायरेक्शन रिवर्स हो जाए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। इन थ्री फेज इंडक्शन मोटर जो रोटर फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है, ये रोटर फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, रोटर फ्रीक्वेंसी स्लिप स्पीड पे डिपेंड करती है, ठीक है, जितना ज्यादा स्लिप उतना ज्यादा रोटर फ्रीक्वेंसी। अर्थिंग इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम क्यों है, ठीक है, ह्यूमंस को सेफगार्ड करने के लिए ताकि शॉक ना लगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वायर गिवन बाय, ये फेरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या एम्पियर्स, इसमें एम्पियर का सर्क्यूटल लॉ भी आता, तो फेरेडे और एम्पियर ने दिया था। RCCB रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर्स, इनका यूज क्या होता है, ठीक है, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर्स का यूज होता है कि अगर हम अर्थ लीकेज देखें, यानी ज्यादा करंट टुवर्ड्स द अर्थ जा रहा है, अर्थ इलेक्ट्रोड के थ्रू ज्यादा करंट जा रहा है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हम RCCB यूज करते हैं। द एप्लीकेशन ऑफ ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर, जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर है वो कहाँ पे यूज होता है, वो ज्यादातर यूज होता है हाई पावर इंडस्ट्रियल डिवाइसेस में, ठीक है। तो ये थे 4 चैप्टर्स, 25 MCQs पर चैप्टर। होप आपको ये सेशन पसंद आएगा, तो आप मुझे कमेंट में बताना कि ये सेशन कैसा लगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर।